हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल विच इज़ क्षितिज कुमार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ के रिवीजन लेक्चर्स के साथ। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारे पास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक लेक्चर में एक पूरा यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे विद इन आवर और 2 आवर्स, क्योंकि ये यूनिट बड़ा है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। चैप्टर का नाम है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारे पास विच इज़ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ी सी भाई तबीयत खराब है तो उसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। ये कब फोर्स में आया था हमारा? 1 सितंबर 1872 को ये फोर्स में आया था। ये इसको 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 to 75 एंड सेक्शन 1 to 4 to 38। बस यहाँ पर और कुछ रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी यूनिट के ऊपर जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट पार्ट विच इज़ व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 एसेंशियल्स एलिमेंट होते हैं, एक तो क्या, एन एग्रीमेंट, और दूसरा इट इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। दोनों ही होने ज़रूरी हैं। नाउ फर्दर आ जाते हैं हम एग्रीमेंट के ऊपर। व्हाट इज एग्रीमेंट? द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन द सेक्शन 2E। एग्रीमेंट आपका सेक्शन 2E के अंदर दिया गया है, इसीलिए हम ऐसे पढ़ते हैं हमसे एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट को हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो 2H के अंदर दिया गया है। तो सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड हैज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर रहा हो कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए। ठीक है, नाउ सेक्शन 2B के अंदर दिया गया है आपका प्रॉमिस। अगर आपको सेक्शंस याद करने हो तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है जो कि सीक्वेंस्ड वाइज सेक्शन उसके अंदर हैं। आप वहाँ से सारे ही सेक्शंस को पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। तो सेक्शन 2B के अंदर दिया गया है आपका प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम द प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब जिस बंदे को आपने प्रपोजल दिया है वो अपना असेंट सिग्निफाई कर दे, ठीक है ना, और एक्सेप्ट कर ले, तब वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट क्या होता है आपका? ऑफर प्लस प्रपोजल, ऑफर या फिर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट होता है। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस को राइज करना ज़रूरी है, विच मीन्स अ ड्यूली इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जिसका मतलब क्या होता है कि वो ड्यूली इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है हमारे पास मीनिंग। तो मीनिंग के अंदर क्या है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये हमारी एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है हमारे पास एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। स्कोप क्या है कि एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर होता है क्योंकि इसके अंदर लीगल, ठीक है, और सोशल एग्रीमेंट दोनों ही आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो नैरो होता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट ही आते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता भी है और कभी कभी नहीं भी करता है, ठीक है। पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नेसेसरली क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशंस।
नेचर क्या होता है कि सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ज़रूर होता है। फर्दर आ जाते हैं हम नीचे, विच इज़ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर आपको सेक्शन 10 के अंदर दिए गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं दिए गए हैं। पहले सेक्शन 10 वाले हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, एग्रीमेंट। देन हमारे पास फ्री कंसेंट होना चाहिए। थर्ड हमारे पास कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज, पार्टीज कंपिटेंस हों उस काम को करने के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और ऐसे एग्रीमेंट ना हो जो डिक्लेयर टू बी वॉइड हैं। देन कुछ एसेंशियल जो हमारे सेक्शन 10 के अंदर नहीं दिए हुए हैं, कि 2 पार्टी होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए उनकी, फुलफिलमेंट कर रही हो वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ का, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हो, मीनिंग क्लियर हो, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी हो, कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो उसे आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सेक्शन 10 के अंदर नहीं दिए हुए हैं उनके साथ। हाँ, तो हमारे पास है ये 2 पार्टीज़, 2 पार्टीज़ होनी ज़रूरी है। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, कोई भी खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पार्टी, 2 पार्टीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, एक पार्टी ऑफर कर रही हो और दूसरी उसे एक्सेप्ट कर रही हो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है नेचुरल पर्सनस के साथ भी और अदर पर्सनस के साथ भी जिनका लीगल एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़। इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, पार्टीज भी असर्टेनेबल, आइडेंटिटीज असर्टेनेबल होनी चाहिए। इसके अंदर आपका एक फेमस केस है विच इज़ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल सन एंड कॉरपोरेशन। इसके अंदर क्या था कि एक सेल्स वाले टैक्स ऑफिसर भैया आए थे और जो हमारे रमनलाल भैया थे वो क्या कर रहे थे कि अपनी पार्टनरशिप को डिसोल्यूट कर रहे थे और एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो इनकम टैक्स वाले भैया आकर कहते हैं कि जो सेल्स वाले थे कि ये जो आप एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो ना इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। फिर वो केट का उसमें फिर वो केस कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि पार्टनरशिप और जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं। और तो यहाँ पर कोई भी सेल परचेज नहीं है। ठीक है, दूसरा था इसके अंदर। देन हमारे पास नीचे है पार्टीज मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। जो पार्टीज़ हैं उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर रही हों। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज़ टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ऐसी इंटेंशन उनकी होनी चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रही हों। सोशल और डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल। जो सोशल और डोमेस्टिक टाइप के आपके एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, इसीलिए उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। इसमें था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ये हस्बैंड वाइफ वाला केस था। अदर फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंपेल्ड विद इन सर्टेन केसेस। इसके अंदर पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन। कॉन्ट्रैक्ट रिटन और स्पोकन दोनों हो सकता है। हैज़ लीगल इफेक्ट, देयर इज़ नो डिफरेंस। लीगल इफेक्ट की तरफ से देखें तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता है रिटन और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्ड ऑफ माउथ से बनता है, पर इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज़ के इंटरेस्ट के लिए ना कॉन्ट्रैक्ट को रिटन होना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर कभी कोई फॉर्मेलिटीज़ कंपेयर करनी हो, in case of a certain contract some other formalities have to be compared with to make an agreement। और कुछ कुछ certain cases में क्या होता है कि कुछ अलग अलग formalities को भी पूरा करना होता है। हम एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ प्रोविजंस पढ़ेंगे और केस लॉस को देखेंगे। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, वॉग नहीं होना चाहिए और इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए, क्लियर मीनिंग होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपके सेक्शन 10 के अंदर जो नहीं दिए हुए हैं वो वाले हैं। ठीक है। द एग्रीमेंट, द टर्म ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो टर्म्स है ना वो कैपेबल होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए। एक एग्रीमेंट इम्पॉसिबल एक्ट को करने वाला इट सेल्फ में ही क्या होता है, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं हम उसे, तो वो वॉइड होता है। थोड़ी भाई तबीयत ख़राब है तो ये इग्नोर करना। अब आ जाते हैं हम जो सेक्शन 10 के अंदर दिए हुए हैं हमारे।
फर्स्ट है हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। तो ये हम अभी पढ़ के आए थे कि एग्रीमेंट क्या होता है। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट एक फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जो सेक्शन 2E के अंदर दिया गया है। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है ना, इज एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट होता है। सेक्शन 2B के अंदर आपका प्रपोजल दिया गया है, ठीक है ना, एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। एग्रीमेंट क्या होता है, आउटकम होता है आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस का। इतनी सी बात है बस। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री कंसेंट। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी कंसेंट होती हैं, ठीक है ना, व्हेन दे अपॉन सेम थिंग पर और सेम सेंस में, जब दो पार्टीज राज़ी हो जाती हैं तब उसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड हैज़, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड। इसके लिए हमारे पास एक लीगल टर्म है उसका नाम है क्विज कॉन्सेंसस एंड इडम, कॉन्सेंसियस एंड इडम। फर्दर सच कंसेंट मस्ट बी फ्री, और ऐसे कंसेंट को फ्री होना भी ज़रूरी है। फ्री कंसेंट वो होता है जो इन सभी चीज़ों से इफेक्टेड नहीं होता है। किन किन चीज़ों से, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक्स, इन सभी से आपका जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, तभी हम उसे फ्री कंसेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। पार्टीज़ की कैपेसिटी होनी चाहिए उसे काम को करने की। कैपेसिटी को हम कैसे समझते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन द लीगल एबिलिटी, मतलब लीगल एबिलिटी होनी चाहिए एक बंदे के पास एंटर करने के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेक्शन 11 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो स्पेसिफाई करता है एवरी पर्सन कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, की हर बंदा कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के करने के लिए, जो कि एज ऑफ मैच्योरिटी का है, साउंड माइंड है और डिस्क्वालीफाइड नहीं है किसी भी लॉ के द्वारा। एज ऑफ मैच्योरिटी हमारे पास 18 ईयर्स दी गई है, और साउंड माइंड जो बंदा सोचने समझने की शक्ति रखता हो। क्वालिफिकेशन सी जो हमारी है कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कंसीडरेशन। अरे यार, इट इज़ रेफर्स टू क्विड प्रो क्यू। इसके लिए हमारे पास एक टर्म है जिसे हम कहते हैं क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब है आपका समथिंग इन रिटर्न। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट्स। एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन लॉ के सेंस में क्या कंसिस्ट करती है, या तो कुछ राइट्स होने चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रॉफिट या बेनिफिट्स होने चाहिए एक पार्टी को जो अकर कर रहे हो, और जो दूसरी पार्टी है वो फॉरबेरेंस कर रही हो, डिटरमाइन कर रही हो लॉस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सफर्ड और अंडरटेकन। नेक्स्ट है हमारे पास लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, ठीक है, मस्ट बी लॉफुल। सेक्शन 23 क्या बताता है हमारा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज़ नॉट लॉफुल इफ़ इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो आपके कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट हैं वो लॉफुल नहीं होते हैं अगर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, और इन सच हैज़ वुड डिफीटेड द प्रोविजन, या फिर वो डिफीट कर रहे हैं किसी प्रोविजन को लॉ के, या वो फ्रॉडुलेंट हैं, इंजरी कर रहे हैं किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, ठीक है, या फिर उन्हें कोर्ट मानती है कि वो इमोरल है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज़ हैं। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी, ऐसी जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होते हैं वो लॉफुल नहीं होते हैं। कौन कौन से, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हों, डिफीट कर रहे हैं प्रोविजन को, फ्रॉडुलेंट हो, इंजरी इन्वॉल्व कर रहे हो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, या फिर कोर्ट उन्हें इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानती हो। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, यार, declared to be void. The agreement entered into must not be which the law declared to be either illegal or void. एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कोर्ट ने या लॉ ने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है इलीगल या फिर वॉइड। एक इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड। एक इलीगल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जो लॉ ने या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड ही कर रखा है, और एक वॉइड ऐसा होता है, वॉइड एग्रीमेंट इज़ वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। वॉइड एग्रीमेंट का आपका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। फर्दर हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, देन फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। वैलिडिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी वाले हम पहले देखते हैं, जो कि हमारे पास
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। देन हमारे पास परफॉर्मेंस के ऊपर दो टाइप के हैं, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी के अंदर दो टाइप्स हैं हमारे और हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। पहले हम स्टार्ट करेंगे वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के ऊपर, जो कि हमारा है पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज़ बाइंड एंड इन्फोर्सिबल इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंडिंग हो और इन्फोर्सिबल हो उसे हम क्या कहते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और कंटेन करता हो सारी ही एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो सेक्शन 10 के अंदर आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2J के अंदर ये दिया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिबल, जिस कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया जाए इन्फोर्स करवाने से बाय लॉ के द्वारा, बिकम्स वाइड, वो वाइड हो जाता है जब उसे रोक दिया जाता है इन्फोर्स करवाने से। ठीक है ना। दस अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्स। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2I के अंदर दिया गया है, एक एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन। एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल हो एक पार्टी के ऑप्शन पर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, पर दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर वो इन्फोर्सिबल ना हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ व्हेन बिकम्स वाइड, जब एक कॉन्ट्रैक्ट को सीज कर दिया जाता है इन्फोर्स करवाने से वो वाइड हो जाता है जब उसे रोक दिया जाता है। ठीक है। एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्स करवा सकते हैं एक पार्टी के ऑप्शन पर दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। इन्फोर्सिबिलिटी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो, कैन नॉट इन्फोर्स, पर जो वाइडेबल हैं उन्हें आप एक पार्टी के ऑप्शन पर करवा सकते हो, जो कि हमारी एग्रीव्ड पार्टी रहेगी, जिसे हमने धरा धमका कर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। कॉज, क्या क्या कॉजेज रहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड ड्यू टू चेंज इन लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो वाइड हो सकता है कि कोई चेंज हो गया हो लॉ में, या फिर सर्कमस्टेंसेज में कोई चेंज आ गया हो, या फिर पार्टीज़ के कम्पिटेंस से ही वो दूर चला गया हो, वो ना कर सकती हो उसे। कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी वॉज नॉट फ्री। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है जब आपकी किसी भी पार्टी का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होता है। देन हमारे पास है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है। इफ और वॉइडेबल को, इफ़ द एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एग्रीड पार्टी रीजनेबल टाइम के अंदर अपना राइट को एक्सरसाइज नहीं करती है, फिर दोनों में से कोई भी पार्टी शू कर सकती है एक दूसरे के ऊपर परफॉर्मेंस क्लेम करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास राइट्स। अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी, कोई भी लीगल रेमेडी वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होती है। ठीक है। द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री, जिसका पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता है उसके पास राइट होता है कि वो रिसाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को रीजनेबल टाइम के अंदर। अगर उसने रिसाइन कर दिया तो वो वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर नहीं करा है तो वो वैलिड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट आपका। नेक्स्ट है हमारे पास इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। फॉरबिड्स का मतलब होता है कि लॉ ने मना ही कर रखा है कि वो नहीं होना चाहिए। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स नहीं करता है और जो उनसे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उन्हें भी इन्फोर्स नहीं करने देता है। एन इलीगल एग्रीमेंट आर वाइड, एक इलीगल एग्रीमेंट वाइड होता है बट ऑल वाइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन
वॉइड हमने पढ़ लिया है पहले, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल ना होता वो वॉइड होता है। डिफरेंस बिटवीन में है हमारे पास वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के अंदर। स्कोप, अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट इलीगल ही हो, पर इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड ज़रूर होगा। नेचर क्या है, नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ। ये फॉरबिडन मतलब लॉ ने मना करके नहीं रखा होता है, पर जो इलीगल एग्रीमेंट है वो लॉ ने पहले से ही मना करके रखा हुआ होता है। पनिशमेंट क्या होती है कि वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है, पर इलीगल एग्रीमेंट के अंदर आपकी पनिशमेंट दी जाती है पार्टीज को। कोलेट्रल एग्रीमेंट्स, जो जुड़े हुए एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, नॉट नेसेसरी डेट एग्रीमेंट कोलेट्रल टू वॉइड एग्रीमेंट मे बी वॉइड, मे ऑल्सो बी वॉइड, मे ऑल्सो बी वैलिड। वो वॉइड भी हो सकते हैं और वैलिड भी हो सकते हैं वॉइड के अंदर, पर जो इलीगल है उसके अंदर वो सभी वॉइड ही होते आते हैं। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अनइन्फोर्सेबल होते हैं हमारे। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल डिफेक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सब्सटेंस में तो गुड है पर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से, ठीक है, वो इन अनइन्फोर्सेबल हो गए, जो कि हो सकता है कि एब्सेंस इन राइटिंग या फिर बार्ड बाय लिमिटेशंस, कुछ लिखने में गलती हो गई हो या फिर टाइम पूरा हो गया हो। वन और बोथ द पार्टीज कैन नॉट शू अपॉन इट, दोनों में से कोई भी पार्टी शू नहीं कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। पर अगर वो टेक्निकल डिफेक्ट्स आप ठीक कर देते हो तब उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स कराया जा सकता है। फर्दर नीचे चलते हैं हमारे पास, फिर है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे पास 4 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। पहला है हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो हमारे लिखकर या फिर बोलकर बताए जाते हैं, एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड या फिर रिटन। सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है आपका, इफ़ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। अगर कोई प्रपोजल या एक्सेप्टेंस वर्ड्स में करी गई हो तब उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस। इम्प्लाइड आपके होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें आप बाय कंडक्ट करते हो, बाय एक्शन या फिर कंडक्ट करते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, ना रिटर्न्स ना फिर ओरल। इसके अंदर आपका एक एग्जांपल है जो कि आपका कुली वाला है, कि आप रेल से नीचे उतरे, आपने अपना लगेज रखा, कुली आया, उसने आपका सामान उठाया और आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो होते हैं आपके इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। देन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइलेंट। ऐसे ये अलग, पहले तो ये क्या है कि अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये इम्प्लाइड का ही पार्ट होते हैं। इसके अंदर आपके 2 टाइप्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आते हैं, एक तो आपका एटीएम और दूसरा ऑक्शन सेल। एटीएम और दूसरा आता है आपके अंदर, इसके अंदर ऑक्शन सेल। ये रहा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, पर जो लो है ना उनकी वजह से हमें ये करना होता है। जैसे कि पढ़ लेते हैं चलिए एक बार। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है पर ये रिसेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट को। ये क्रिएटेड बाय लॉ होता है कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर। द लॉ क्रिएट एंड इन्फोर्स लीगल राइट्स। लॉ क्या करता है, क्रिएट कर देता है और इन्फोर्स कर देता है कुछ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट्स। सच ऑब्लिगेशन आर नॉन, ऐसे ऑब्लिगेशंस को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट is a contract in which there is no intention on the part of either party to make a contract by law imposes upon their। यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होती आपकी कॉन्ट्रैक्ट करने की, पर लॉ की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है जिसमें राइट्स भी आते हैं, ऑब्लिगेशंस भी आते हैं। जैसे आपको किसी के पैसे वगैरह मिल गए रोड पर पड़े हुए और वो बंदा आपके सामने जा रहा है, तो आपका कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं होगी कि आप उसे पैसे वापस करो, पर यहाँ पर आपका एक टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपको उसके वजह से वो पैसे वापस करने होते हैं। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपके इंटरनेट के द्वारा आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो
इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा जो आप कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो वो हमारे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनके कुछ फर्दर नाम भी हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे ईडीआई कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। अब है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दोनों ही पार्टीज ने पूरे कर दिए हैं। द कंसिडरेशन इज अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट, इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबेरेंस व्हेन द एक्ट इज डन, जब एक्ट पूरा हो गया हो और एग्जीक्यूट हो गया हो, या फिर और द फॉरबेरेंस इज ब्राउट ऑन रिकॉर्ड, और जो आपकी फॉरबेरेंस है वो रिकॉर्ड कर ली गई हो, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे दोनों पार्टी की तरफ से पूरे हो जाते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो भी पूरे होने होते हैं। कंसिडरेशन इन रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, सच ऑब्लिगेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, वे परफॉर्म्ड होनी बाकी है फ्यूचर में ओनली, एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्क्राइब्ड। इसीलिए हम इन्हें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि इनमें परफॉर्मेंस हुई नहीं होती है, फ्यूचर में होने वाली होती है। इसमें दो टाइप की होती है, एक यूनिलेटरल, एक बायलेटरल। यूनिलेटरल के अंदर क्या होता है कि एक यूनिलेटरल इज अ वन साइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये वन साइड कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच वन पार्टी हैज़ परफॉर्म, एक पार्टी ने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी करती होती है पर दूसरी की आउटस्टैंडिंग होती है। बायलेटरल में दोनों ही पार्टीज़ ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की होती है, दोनों ही पार्टीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग होती है। यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया हमारा, किसके साथ, बताओ बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ करो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इन्फोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस। ठीक है, इन सभी के साथ हमने कंप्लीट किया है। चलिए फर्दर चलते हैं हम नीचे। देख रहे हो भाई, आधे घंटा भी नहीं हुआ है हमें और हमने 12 पेजेस कर लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजल ऑफर, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑफर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2A के अंदर आपको ये दिया गया है, सेक्शन 2A, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he said to make a proposal। देखो, जब कोई एक बंदा सिग्निफाई करता है दूसरे बंदे को उसकी विलिंगनेस कि कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की, और वह चाहता है कि जो अगला बंदा है ना वो भी अपना एसेंट दे, मतलब अपनी इच्छा बताए कि उसे भी करना है वो या नहीं करना है, तब ऐसे एक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑफर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास एनालाइज ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच इज़ एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल दिए गए हैं भाई हमारे पास कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है, ऑफर कर रहा है, वो प्रोमिसर होता है या फिर ऑफरर होता है। ठीक है, फॉर अ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर के लिए जो पार्टीज है मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस अपनी विलिंगनेस या फिर कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की एक्सप्रेस कर रही हो। ठीक है, फर्दर हमारे पास है द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, जो आपकी विलिंगनेस है वो इस तरीके से एक्सप्रेस करी गई हो कि आप दूसरे बंदे से उसकी इच्छा जानना चाह रहे हो। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, आपका ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। काइंड्स ऑफ ऑफर हैं आपके पास, हाउ टू मेड एंड टू हुम मेड। हाउ टू मेड में एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है, टू हुम मेड में जर्नल और स्पेसिफिक ऑफर्स हैं आपके पास। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स के पास हम आ जाते हैं। नाउ हमारे पास है जर्नल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। वन बाय वन हम देखते हैं, आइए। जर्नल ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज पर। ठीक है, मेरा पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट, इससे कोई भी बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसकी इच्छा हो। इसके अंदर हमारा फेमस केस लो है कार्बोलिक वर्सेस कार्लियर वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 के अंदर दिया गया है हमारा ये ऑफ द एक्ट।
anyone performing the condition of the offer can consider to have accept the offer until the journal offer is retracted or withdrawn. It can be accepted by anyone, किसी भी बंदे के द्वारा ये एक्सेप्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफर। कार्बोलिक वर्सेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के अंदर क्या था कि यहाँ पर एक वायरस चल रहा था जिसका नाम था इन्फ्लुएंज़ा। तो जो हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उन्होंने कुछ स्मोक बॉल्स बनाई थी और पब्लिक से कहा था कि आप इन्हें सूंघें, आपको इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा, अगर हो जाता है तो हम आपको एक रिवॉर्ड देने वाले हैं। तो हमारी कार्लिल दीदी थी, उन्होंने वो बॉल भी सूंघी, उनके बाद भी उन्हें क्या हो गया कि इन्फ्लुएंज़ा हो गया। देन उन्होंने डिमांड करी कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी से कि आप मुझे अब मेरा रिवॉर्ड दो। मैंने आपकी, जैसे आपने बताया था उस तरीके से ही मैंने आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करा है, उसके बाद भी मैं बीमार हो गई हूँ। तो फिर कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया था कि हाँ, जो हमारे कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है वो उन्हें रिवॉर्ड देने वाली है। देन हमारे पास है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर के अंदर क्या है कि व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन, किसी स्पेसिफिक या फिर असर्टेन पर्सन को ये दिया जाता है, उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। इसे सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए ये ऑफर है। इसके अंदर हमारा एक केस है बेल्टन वर्सेस जॉन्स। यहाँ पर हुआ था कि बेल्टन भैया ने बिजनेस खरीद लिया था और जॉन्स भैया ने ऑर्डर किया था उस बंदे को जिसका खरीदा गया था बिजनेस पर। ये बेल्टन भैया ने वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, फिर जॉन भैया ने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं उन्हें पैसे देता, क्योंकि मैं उनका क्रेडिटर था, मेरे पैसे उनके पास पड़े थे, मैं वहाँ से सेट ऑफ करता। ऐसा कुछ सीन था। देन आपके पास है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि जो दोनों ही पार्टियां ना वो एक्सचेंज कर लेती हैं कुछ आइडेंटिकल ऑफर पर इग्नोरेंस में एक दूसरे के ऑफर की, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ ईच अदर ऑफर। उसे ऑफर को हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। यहाँ पर कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने ऑफर दिया है, किसी ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी है। देन हमारे पास है काउंटर ऑफर। व्हेन द फ्री ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्टेड टू द मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन करवाता है या वेरिएशन करवाता है ओरिजिनल ऑफर के अंदर, तब हम उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर से क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल ऑफर होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, इसे हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन, ऐसा ऑफर जो अलाउड हो ओपन रहने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर कहते हैं। इसके अंदर हमारे एग्जांपल्स होते हैं कि टेंडर इनवाइट करा है, टेंडर डेट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर बोले तो एक तरीके से ऑफर ही होता है। अब हमारे पास कुछ एसेंशियल्स हैं वैलिड ऑफर के। फर्स्ट है हमारे पास इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ऐसे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लीगल रिलेशंस क्रिएट होने चाहिए। इफ़ द ऑफर डज नॉट इंटेंडेड टू गिव राइज, अगर ऑफर राइज नहीं कर रहा है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को, लीगल रिलेशंस को, तो उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं एज अ वैलिड ऑफर इन द आइज ऑफ लॉ। एक आपका सोशल इन्विटेशंस इवन इफ इट एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन बिकॉज इट इज़ नॉट इंटेंडेड। सो एक ऐसा सोशल इन्विटेशन अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाए तब भी हम उसे ऑफर नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है। सेकेंड है हमारे पास इट मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो टर्म्स है ना ऑफर की वो वेग होनी चाहिए, इनडेफिनेट होनी चाहिए। इफ़ इट एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कोलेट्रल रिलेशनशिप, अगर आपकी जो ऑफ़र है उसकी टर्म्स वेग हैं या इनडेफिनेट हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस क्या नहीं करती है, क्रिएट नहीं करती है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ओके, तो जो मीनिंग है वो सर्टेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे केस में। ऑफ़र कम्युनिकेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑफरी को। अगर आपका ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं हुआ है तब भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इसके अंदर हमारा एक फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त।
तो उसे पढ़ लेते हैं हम। लालमन शुक्ला सैंडे सर्वेंट, सॉरी गौरीदत्त सैंडे सर्वेंट लालमन शुक्ला। गौरीदत्त जी ने हमारे एक लालमन शुक्ला भैया जो उनके नौकर थे, उन्हें भेजा था ट्रेस करने के लिए अपने मिसिंग नेफ्यून को। उनके भतीजे भांजे जो भी होता है भाई, वो खो गए थे। ठीक है, और एक उसके बाद उन्होंने अनाउंस करा था कि जो भी उसके भतीजे भांजे को ढूंढ कर लाएगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। लालमन शुक्ला ने उसे ढूंढ लिया था, इग्नोरेंस में अनाउंसमेंट की, उसे पता नहीं था कि उसने रिवॉर्ड अनाउंस करा है। जब उसे बाद में पता चला रिवॉर्ड के बारे में, तब उसने क्लेम करा कि वो मुझे रिवॉर्ड चाहिए। पर जो कोर्ट है ना, वो कोर्ट का डिसीजन आया कि ही वॉज नॉट एंटाइटल टू द रिवॉर्ड, कि वो रिवॉर्ड के लिए एंटाइटल नहीं है। एंटाइटल बोलते हकदार नहीं है। हैज़ ही डी नॉट नो द ऑफर, क्योंकि उसे ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ये हमने पढ़ लिया है कि आपको ऑफर इस तरीके से देना है कि आप जानना चाह रहे हो कि दूसरी पार्टी की इच्छा क्या है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इट मस्ट बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल हो सकता है आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। दिस वन कैन नॉट से दैट। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, अगर किसी बंदे ने कम्युनिकेट नहीं करा एक सर्टेन टाइम के अंदर तो आप उसको एक्सेप्टेंस मान लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सेवन्थ पॉइंट है हमारे पास, द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जर्नल। ऑफर स्पेसिफिक और जर्नल दोनों हो सकता है। जो ऑफर पब्लिक एट लार्ज पर दिए जाते हैं वो जर्नल होते हैं, और जो किसी सर्टेन या फिर स्पेसिफिक पर्सन को दिए जाते हैं वो स्पेसिफिक ऑफर होते हैं। फर्दर हमारे पास है, ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस वो वाले जो आपके रिटर्न या फिर बनाए जाते हैं वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा, ओरली, और इम्प्लाइड जो आपके बाय कंडक्ट और बाय एक्शंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑफर इज़ डिफरेंट। जो आपका ऑफर है वो डिफरेंट होता है किस किस से? एक मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से, इन्विटेशन टू ऑफर से, मियर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन से, इन्फॉर्मेशन की कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोस्पेक्टर और एडवर्टाइजमेंट से। फर्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। फादर रॉट हिज सन, एक पिताजी ने अपने बेटे को बताया कि उनकी ऐसी विश है कि वो उसे ओनर बना दें अपनी प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर आपने ऑफर नहीं दिया है, ये एक स्टेटमेंट बताई है कि आपने कि उनकी ऐसी इच्छा है, वो बनाना चाहते हैं। अगर वो ना भी बनाए तो भी यहाँ पर आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। ऑफर आपका अलग होता है किसी क्वेश्चन का आंसर करने से। यहाँ पर हमारे पास एक फेमस केस लो है, हार्वी वर्सेस फैसी। आइए पढ़ते हैं। देखो इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो प्रिव काउंसिल स्क्रूटनी है ना, वो एक्सप्लेन करती थी डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के अंदर। जो प्लेंटिफ थे उन्होंने टेलीग्राम पे पूछा था डिफेंडेंट से दो क्वेश्चंस के बारे में। विल यू सेल द विल यू सेल अस बम्पर होल पेन, टेलीग्राम लोअर्स कैश प्राइस। तो उन्होंने दो चीज़ें पूछी थी कि आप अपना बम्पर होल पेन बेचना चाहते हो और हमें जो उसका लोएस्ट कैश प्राइस है वो बता दो। तो डिपेंडेंट ने रिप्लाई करा टेलीग्राम के द्वारा, जो लोएस्ट प्राइस है ना बम्पर होल पेन का वो है 900 यूरोज। प्लेंटिफ ने, जो हमारे प्लेंटिफ भैया थे, उन्होंने एक दूसरा टेलीग्राम सेंड करा कि हाँ हम एग्री हैं बम्पर होल पेन को ख़रीदने के लिए 900 यूरोज़ में। हाउएवर डिपेंडेंट रिफ्यूज़ टू सेल। फिर डिपेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया सेल करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी इस प्राइस पर। तो जो हमारे प्लेंटिफ भैया थे उन्होंने केस कर दिया डिपेंडेंट जी पर, ठीक है, कंटेंडिंग दैट दे हैड मेड एन ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एट 900 यूरोज एंड देयरफॉर दे आर बाउंड बाय द ऑफर। उसने ये बोला कि उन्होंने ऑफर दिया है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का 900 यूरोज में, और अब वो बाउंड है उस ऑफर से, तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी फेंकनी पड़ेगी। पर जो आपकी प्रिविक काउंसिल थी ना, वो एग्री नहीं करती थी
प्लेंटिफ के साथ, क्योंकि ऑन द ग्राउंड दैट प्लेंटिफ आस्क्ड 2 क्वेश्चन, प्लेंटिफ ने 2 क्वेश्चन पूछे थे और डिपेंडेंट ने रिप्लाई करा था सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का, सिर्फ वो कोट कर रहा था प्राइस, पर उसने बट रिजर्व देयर आंसर विद रिगार्ड टू द विलिंगनेस टू सेल, पर उसने दूसरा जो था, मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन था कि वो अपना बम्पर होल पैन बेचना चाहते हैं या नहीं, वो उन्होंने रिजर्व करके रखा था, वो उन्होंने बताया नहीं था। दे मेड नो ऑफर एट ऑल, उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया है। देयर लॉर्डशिप हेल्ड दैट मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोवेस्ट प्राइस एट विच वेंडर वुड सेल कंटेन नो इम्प्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी ऑफर नहीं है, तो आप उनसे नहीं खरीद सकते हो। एक और है हमारे पास यहाँ पर केस लो, जिसमें सेम डिसीजन आया था, जो कि है आपका मैक्स पियर्सन वर्सेस अपन्ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अरे यार ये बार बार आ जाता है, ऐसे कर लेते हैं। अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर, जो हमने अभी पढ़ा, एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफर नहीं होती है। और देन हमारे पास है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। यहाँ पे क्या होती है कि एक इन्विटेशन टू ऑफर जो है ना, वो पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर, अदर ही इनवाइट द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है कि आप ऑफर नहीं दे रहे हो, पर आप इनवाइट कर रहे हो दूसरी पार्टी को कि वो आपको आकर ऑफर दे। हिज ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेंड आउट इन्विटेशन दैट ही इज़ विलिंग टू डील। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एक इन्विटेशन दे रहा है कि वो करना चाहता है आपके साथ डील, किसी भी बंदे के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन, उस इन्विटेशन के बेसिस पर वो रेडी है एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, और जो फाइनल टर्म्स और कंडीशंस होंगी वो आप उसके हिसाब से आप ऑफर के अंदर आने वाले हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाले हो। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, एडवर्टाइजमेंट जैसे कि टीवी पर आते हैं, या फिर आप मॉल में जाते हो और प्राइस टैग लगा हुआ होता है, आप जाकर पूछो सेलर से, तो वो आपका एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू एक्शन, जब गुड्स बेचे जा रहे हों ऑक्शन के द्वारा, तो जो ऑक्शनर होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है किसी के भी साथ जो अटेंड कर रहे होते हैं सेल को। द ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल बट आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल। ऑक्शन क्या होता है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट होती है सेल करने के लिए, पर जो आइटम्स होते हैं ना, वो सेल करने के लिए पुट नहीं हुए होते हैं। थ्रो पर्सन हु केम टू द ऑक्शन मे हैव द इंटेंशन टू परचेज, जो बंदे आए हुए होते हैं उनकी इंटेंशन होती है परचेज करने की। ऐसा ही एक सिमिलर डिसीजन दिया गया था हैरिस वर्सेस निकर्सन में। सिमिलरली रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जो इशूड करा जाता हो कंपनी के द्वारा, वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है पब्लिक को कि वो आओ और कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें आप सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर, स्टेटमेंट प्राइस की ऑफर नहीं होती है। व्हाट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये हमने पढ़ लिया अभी, जो कि हमारा हैरी वर्सेस फेसी में था, कुछ अलग नहीं है, वो सेम ही है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर है, ये भी आपने पढ़ लिया है, कुछ अलग नहीं है। इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के अंदर हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। सेक्शन 2A के अंदर बताया गया है कि एन ऑफर इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, विलिंगनेस का ऑफर के द्वारा, टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। जबकि इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता अपनी फाइनल विलिंगनेस, वो सिर्फ प्रपोज कर देते हैं कुछ सर्टेन टर्म्स जिनके ऊपर वो चाहते हैं कि उन्हें वो नेगोशिएट करके एक ऑफ़र के अंदर आए। वो सिर्फ अब दूसरी पार्टी को इनवाइट कर रहे होते हैं ऑफ़र देने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर बेसिस इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़। देखो ऑफ़र के अंदर जो होती है ना, इफ़ द पर्सन हु मेक द स्टेटमेंट दैट इंटेंशन टू बी बाउंड, वहाँ पर इंटेंशन होती है कि वो बाउंड होने वाला है, ठीक है, जैसे ही वो बंदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। पर जो इन्विटेशन टू ऑफ़र होती है, वहाँ पर इंटेंशन होती है कि वो नेगोशिएट करेगा टर्म्स को, उसे हम इन्विटेशन टू ऑफ़र कहते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, एन ऑफर कैन नॉट
बी एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू इन्विटेंट टू ऑफर, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, जो आपका ऑफर होता है वो प्रेसिडेंट नहीं होता, प्रेसिडेंट मतलब पहले आने वाला, पर जो इन्विटेशन टू ऑफर होता है वो हमेशा पहले ही आता है ऑफर से। लेट्स कम टू एक्सेप्टेंस। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है आपकी वो सेक्शन 2B के अंदर आपकी दी गई है। ठीक है, जो डिफाइन करता है आपकी एक्सेप्टेंस को इस तरीके से, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, जिस बंदे को प्रपोजल दिया गया है, सिग्निफाइज इज असेंट, अपना असेंट वो दे देता है, प्रपोजल इज़ सेट टू एक्सेप्टेड, तब हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रपोजल है, जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट हो गया है। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब वो प्रॉमिस बन जाता है। नाउ एनालाइज दिया हुआ है आपको, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सर विलियम एंसन ने क्या कहा था कि एक्सेप्टेंस इज़ टू ऑफर वॉट अ लाइटेड मैच इज़ टू अ गन पाउडर। एक्सेप्टेंस क्या है ऑफ़र के लिए, वैसे ही है जैसे एक लाइटेड मैच रहती है ना ट्रेन ऑफ गन पाउडर के लिए, मतलब एक बार आपने तिल्ली खींच दी बारूद के अंदर तो फिर वो फटना ही फटना है, तो उसी तरीके से आपकी एक्सेप्टेंस काम करती है। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज डैट वॉट एक्सेप्टेंस ट्रिगर कैन नॉट बी रिकॉल्ड, जो एक्सेप्टेंस ट्रिगर करेगी उसे रिकॉल नहीं किया जा सकता है, अंडन नहीं रह सकता है वो, बट देयर इज़ अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव, पर उस बंदे के पास चॉइस है, मतलब वो ट्रेन को रिमूव कर सकता है। यहाँ पे ट्रेन है आपकी ऑफ़र की, आप ऑफ़र को रिमूव कर सकते हो, रिवॉक कर सकते हो, इससे पहले कि वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, मतलब अप्लाइड हो जाए आपकी माचिस की तिल्ली। इफ इन इट इन इफेक्ट मीन दैट द ऑफर कैन बी विदड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड, जैसे मैंने आपको बताया अभी, एक्सेप्टेंस कन्वर्ट ऑफर इनटू अ प्रॉमिस एंड देन इट इज़ टू लेट टू रिवॉक इट। अगर आपकी जो ऑफ़र है वो प्रॉमिस में बदल जाता है, देन वो आप लेट हो जाओगे उसे रिवॉक करने के लिए। तो यहाँ पर आपको इतना ही बताया गया, कुछ खास नहीं है। हम आगे फर्दर चलते हैं, आपको लीगल रूल्स बताए गए हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है आपके पास, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज़ मेड। एक्सेप्टेंस वही बंदा दे सकता है जिसको वो ऑफ़र दिया गया हो। ठीक है, यस। तो हमारा इसमें एक फेमस केस लो था बेल्टॉन वर्सेस जॉन, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। पढ़ते हैं ये, बेल्टॉन ब्रॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रेकली हर्स्ट। तो बेल्टॉन ने बिजनेस ही खरीद लिया था ब्रेकली हर्स्ट से, तो जॉन ने ब्रिकली हर्स्ट को ऑर्डर प्लेस किया था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और जॉन था ब्रिकली हर्स्ट का क्रेडिटर। तो क्योंकि बेल्टॉन ने बिज़नेस खरीद लिया था तो बेल्टॉन ने वो ऑर्डर उस जॉन्स को भेज दिया, पर जॉन ने पैसे देने से तब मना कर दिया। ठीक है, ये रहा आपका, जॉन रिफ्यूज़ टू पे, ठीक है, बोल्टन फॉर द गुड बिकॉज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्लॉकली हर्स्ट, इसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा था और वहाँ पर उसे सेट ऑफ करने थे अपने डेप्ट उसके साथ। तो ये हेल्ड हुआ कि ऑफ़र को वो ही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए वो दिया गया है, ना कि कोई और बंदा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफ़र है वो स्पेसिफिक ऑफ़र है, ना कि जर्नल। ठीक है, ये तो हुआ आपका स्पेसिफिक ऑफ़र का कि स्पेसिफिक ऑफ़र में वही बंदा एक्सेप्ट करेगा जिसको वो ऑफ़र दिया गया है। नाउ जर्नल ऑफ़र, जर्नल ऑफ़र आपका डिस्क्राइब करा गया था कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी से, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेकंड पॉइंट है आपके पास, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एडुकेट और अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। सेक्शन 7 जो है एक्ट का वो बताता है, एक्सेप्टेंस इज़ वैलिड ओनली, एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होती है जब वो एब्सोल्यूट होती है और अनक्वालिफाइड होती है, एंड इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, और वो एक्सप्रेस्ड की जानी चाहिए किसी यूजुअल या रीजनेबल मैनर के अंदर, अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर। हाँ, जब तक आपका जो
वो प्रपोजल है वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि किस मैनर के अंदर उसको एक्सेप्ट करना है। इफ़ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर, अगर आपका जो प्रपोजल है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको मैनर की किस में वो किस तरीके से आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ पर भी आपके पास एक केस लो है, नीली वर्सेस मेरिट। लेट्स रीड द केस लो। एम ऑफर्ड, एम ने ऑफ़र किया सेल करने के लिए अपना लैंड एन को 280 यूरोज में। एन रिप्लाइड प्रपोर्टिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट इनक्लोज द चेक ऑफ ₹80 ओनली। एन ने एक्सेप्ट तो कर लिया पर सिर्फ उसे $80 का ही चेक भेजा। ही प्रॉमिस टू पे द बैलेंस 200 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट, और बोला कि जो बचा हुआ बैलेंस है मैं वो आपको 200 यूरोज़ का मंथली इंस्टॉलमेंट में दूंगा, 50-50 ईच की। इट वॉज हेल्ड एट एंड कुड नॉट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस। तो ये हेल्ड हुआ कि कोर्ट ने ये बोला जो एन भैया हैं उन वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते एक्सेप्टेंस को, क्योंकि वो एक अनक्वालिफाइड है। एक और केस लो था आपके पास, यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, हाईलाइट कर देते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बहुलाल एयर 1968 बॉम्बे 294। यहाँ पर ए ने ऑफ़र किया था सेल करने के लिए अपना हाउस बी को 1 लाख रुपए ने, पर बी ने रिप्लाई किया कि मैं सिर्फ 80,000 ही पे कर सकता हूँ उसके लिए। द ऑफर ऑफ ए इज़ रिजेक्टेड बाय बी हैज़ द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अनक्वालिफाइड। क्योंकि जो ए का ऑफ़र है वो बी ने रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ पर जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड हो गई। यहाँ पर आप देखा जाओ तो यहाँ पर आपको काउंटर ऑफ़र आया है। बी हाउएवर चेंजेस हिज माइंड एंड इज़ प्रिपेयर टू पे। फिर बी का बाद में मन बदल गया कि हाँ मैं 1 लाख रुपए ही दे देता हूँ। दिस इज़ ऑल्सो ट्रेडेड एज काउंटर ऑफ़र एंड इट इज़ अप टू ए वेदर एक्सेप्ट इट और नॉट। तो जैसे मैंने आपको बताया ये काउंटर ऑफ़र हो गया, तो अब ये ए के ऊपर है वो एक्सेप्ट करे या ना करे। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है, दी एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, ये कंक्लूड करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज के बीच में। सॉरी चल जाए यार। ये कंक्लूड करने के लिए कि पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम प्रीसेपिटेबल फॉर्म। जो आपकी एक्सेप्टेंस है उसे कम्युनिकेट होना ज़रूरी है एक प्रीसेपिटेबल फॉर्म में, एक रीजनेबल फॉर्म के अंदर। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस विद वेरिंग और टू डेविएट कंडीशन इज़ नो एक्सेप्टेंस। अगर आपकी एक्सेप्टेंस के अंदर कोई कंडीशन है या वो डेविएट कर रही है कंडीशंस को, तो वो आप उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानते हो। सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज़ अ काउंटर प्रपोजल एंड हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजर। ऐसी जो आपकी कंडीशनल एक्सेप्टेंस रहती है वो एक काउंटर प्रपोजल होती है और फिर वो एक्सेप्ट होनी ज़रूरी हो जाती है प्रपोजर से ही। इफ़ द ओरिजिनल प्रपोजल हैज़ टू मटेरियलाइज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका जो ओरिजिनल ही कॉन्ट्रैक्ट है आपको उसे मटेरियलाइज करना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फर्दर व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, द ऑफरी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर टू मेड। इफ़ ही डज नॉट हैव द नॉलेज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। अगर ऑफ़र एक्सेप्ट भी हो गया है, मतलब अगर प्रपोजल एक्सेप्टेड भी हो गया है, तो ऑफरी के पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके पास वो नॉलेज नहीं है तब भी हम उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानते हैं। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिलेटेड स्पेसिफिकली टू द ऑफ़र मेड। जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो जो ऑफ़र आपको दिया गया उसी से मिलती जुलती होनी चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास एक केस लॉ है विच इज़ ब्रैगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। Be a suppliers and a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of railway corporation metropolitan railway for his acceptance। तो यहाँ पे बी एक सप्लायर हैं, उन्होंने मेट्रोपॉलिटन रेलवे कॉरपोरेशन को एक
ड्राफ्ट में एग्रीमेंट भेजा है, मैनेजर रोट द वर्ड अप्रूव्ड, मैनेजर ने अप्रूव्ड वर्ड लिख तो दिया, पर लिखने के बाद वो क्या कर लेता है कि अपने ही ड्रॉवर में उसे वो रख लेता है। पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉवर ऑफ द टेबल एंड इंटेंडेड टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिसिटेटर। सॉलिसिटेटर क्या होता है आपका? कंसल्टेंट। फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप, ठीक है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो अपना सॉलिसिटेटर को देना चाहता था, पर रख तो उसने ड्रॉवर में ही दिया और फिर वो बाद में उसे भूल जाता है, वो ड्रॉवर में ही पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर ये गलत होता है कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि मैनेजर ने कम्युनिकेट नहीं करी है एक्सेप्टेंस बी से। फिर आपके पास 2 केस और हैं, वो आप पढ़ लें। नेक्स्ट 4th पॉइंट पर हम आते हैं, विच इज़ एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रेस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस को आपका प्रेस्क्राइब्ड मोड में होना ज़रूरी है, जिस मोड में वो बताई गई थी। इफ़ द प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट proposal thing being accepted in a prescribed manner after he accepted otherwise not prescribed manner, the proposer presumed to have consulted the acceptance। अगर आप देखो, पहला तो क्या है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो प्रेस्क्राइब्ड मोड में होनी ज़रूरी है, पर आपने वो एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं दी, उसके बाद भी जो आपका प्रपोजर है उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ, उसने हमारी जो एक्सेप्टेंस है उसको कबूल कर लिया है और बोल दिया है कबूल है, कबूल है, कबूल है। नेक्स्ट टाइम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। एक्सेप्टेंस को आपको एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर देना होता है। अगर नहीं है कोई भी स्टेपुलेशन का मतलब स्टेटमेंट नहीं है टाइम के बारे में, तो आपको वो रीज़नेबल टाइम के अंदर देनी होगी, और या फिर उससे पहले देनी होगी कि जितने आपका ऑफ़र लैप्स ना हो जाए। रीज़नेबल टाइम हमेशा डिपेंड करता है फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे उस पार्टिकुलर केस के। देन हमारे पास है मियर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस के बराबर नहीं होती। यहाँ पर फेल्टहाउस वर्सेस बैंडले वाला केस लो आपके पास था, घोड़े बेचने वाला। देन हमारे पास है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसिडरेशन इज द रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। द सेक्शन प्रोवाइडेड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय द कंडक्ट हैज अगेंस्ट अदर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज द वर्बल और द रिटन communication. Therefore, when a person performs the act intended by the proposer has the consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitute acceptance। तो देखो क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने परफॉर्म कर दी है ऐसी कंसिडरेशन जो प्रपोजर चाह रहा था, तब वो आपकी हैज़ आ एक्सेप्टेंस काउंट हो जाती है। इम्प्लाइड और कंडक्ट का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी रिटर्न और ओरल कैसे भी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो बाय कंडक्ट होनी चाहिए, बाय एक्शन होनी चाहिए। वही हमारा एक फेमस एग्जाम्पल होता है उसके अंदर कि आप ट्रेन से उतरे, अपने लगेज रखा, कुली आया उठा के ले गया, तो मतलब आपने उसने एक तरीके से ऑफ़र दिया कि मैं आपके इस लगेज को उठा कर ले जाऊं, आपने उसे रोका नहीं, तो आपने भी एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ ले जाओ। तो वो वाला केस यहाँ पर भी चलता है। देन हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है आपको, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ कंप्लीटेड। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हो जाती है जब वो नॉलेज में आ जाती है उस पर्सन की जिसके लिए वो ऑफ़र दिया गया है। इतनी ही सिंपल है ये। मेयर रिसीविंग द लेटर इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ अगर जैसे आप बाय पोस्ट भेज देते हो किसी लेटर, तो सिर्फ जो लेटर रिसीव हुआ है वो ही सफिशिएंट नहीं होता है, उसको रीड भी हो जाना होता है। सपोज़ करते हो आपने जो एक लेटर है वो आपको 12 मार्च को मिला है, पर आपने वो 15 मार्च को रीड किया है, तो इस केस में जो ऑफ़र है ना वो कम्युनिकेट माना जाएगा आपका 15 मार्च को, ना कि 12 मार्च को।
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देख लेते हैं। देयर आर टू इशू फॉर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। देयर आर मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हेन इट एक्सेप्टेंस कंप्लीट। देखो यहाँ पर दो मोड हैं आपके। एक तो कम्युनिकेशन बाय एक्ट है और दूसरा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग है। कम्युनिकेशन बाय एक्ट क्या है कि वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड वेदर रिटन। यहाँ पर आपको इंक्लूड होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड, मतलब रिटन या फिर ओरल, कुछ भी हो सकते हैं। रिटन वर्ड विल इंक्लूड जैसे कि आपके टेलीग्राम, टैक्सेस, फैक्सेस, ईमेल्स, इवन एडवर्टाइजमेंट, ये सब। और ओरल वर्ड्स के अंदर आपके टेलीफोन मैसेजेस ये आते हैं। अगेन कम्युनिकेशन इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट, जैसे पॉजिटिव एक्ट हुआ, साइन हुआ, कुछ भी हो सकता है। पर्सन अंडरस्टैंड, एक्टिंग, मेकिंग साइन, से और कन्वे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। ओमिशन के अंदर क्या होता है कि आप किसी बंदे को कुछ ना करने के लिए बोलते हो। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अभी आपको बताया था, कंडक्ट। यहाँ पर आपके पास एक केस लो है, सेंट्रल बैंक जोमतल वर्सेस वेंकटेश हैज अगेंस्ट द प्रपोजर हैज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। प्रपोजर के लिए कब हो जाती है वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट? व्हेन इट पुट इन द कॉज ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। जो प्रपोजर है वो उसके एक्सेप्टेंस उसके लिए तब कंप्लीट हो जाती है जब वो जिसने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया है उसने अपनी एक्सेप्टेंस को एक ऐसे मैनर के अंदर डाल दिया है जहाँ से वो उसके बस से बाहर है। ठीक है, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में उनने डाल दिया है, आउट ऑफ पावर है उसकी कि वो विड्रॉ कर ले, तब हम जो प्रपोजल है उसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है। और जो एक्सेप्टर है जिसने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया था वो उसके लिए तब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है जब वो एक्सेप्टेंस वाला लेटर प्रपोजल की नॉलेज में आ जाता है, जो हमने जिस बंदे ने ऑफर दिया था। ठीक है, ये तो है, ये आपके लिए है वो जब आप अपनी एक्सेप्टेंस को लेटर से भेजते हो। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपका फिर से वो केस लेगा, कार्बल वर्सेस कार्बल स्मॉल बॉल कंपनी। रिविकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है आपके पास। इफ देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट governing the making of an offer, the acceptance of that offer, we also specific law governing their revocation has against the person who make it। उस बंदे के लिए जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो दे रहा है। when it put into a cause of transmission to whom the it is made out of the power, वही पीछे वाला आपका वही नॉलेज में आ जाना, एकदम सेम है। थ्रो पोस्ट है। मोड ऑफ रिवोकेशन, आप किस तरीके से रिवोक कर सकते हो? देखो, पहले तो आप नोटिस भेज सकते हो रिवोकेशन का। ठीक है, फिर दूसरी आपकी लैप्स ऑफ टाइम से आपकी रिवोक हो सकती है। देन आपकी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रिसेंडेड से आपकी रिवोक हो सकती है। देन आपके पास है डेथ या फिर इंसैनिटी हो जाए, मतलब उस बंदे की डेथ ही हो जाए, तब वो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो सकती है। देन अगर आप काउंटर ऑफर दे दे तो तब भी वो रिवोक हो जाती है। और नॉन एक्सेप्टेंस से भी आपकी रिवोक हो जाती है अगर आप प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और एक या फिर कोई सब्सिक्वेंट लीगैलिटी आ जाए, तब भी आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो जाती है। यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया है अपनी यूनिट नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 2 करेंगे, कंसिडरेशन, विच इज़ आपकी छोटी है तो वो आधे घंटे के अंदर आपकी रिवाइज हो जानी चाहिए। थैंक यू।